हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर इंद्र भूषण। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। यह है पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। बच्चे का बुखार 38.3 डिग्री सेल्सियस 101 डिग्री से ऊपर आता हो, 3 हफ्ते से ज्यादा बन रहा हो, और इनिशियल सारे टेस्ट के बाद भी फीवर क्यों आ रहा है ये डॉक्टर को अभी तक पता नहीं चला है, किसी को पता नहीं चला कि फीवर क्यों आ रहा है। इसे हम कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन या पीयूओ। की फीवर आ रही है, मोस्टली इवनिंग में फीवर आ रही है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर रिमिटेंट फीवर आ रही है, मतलब फीवर आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, तो ये सेप्सिस या यूटीआई का पैटर्न हो सकता है। स्टेप लेडर टाइप ऑफ पैटर्न अगर फीवर आ रहा है, मतलब बुखार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये टाइफाइड के लक्षण होते हैं, तो बुखार काफी तेज आता है, हाई ग्रेड फीवर आती है। अनड्यूलेटेड फीवर अगर है तो ये ब्रूसेलोसिस हो सकता है। लेकिन इसमें याद रखें कि पैटर्न हेल्पफुल है, लेकिन डायग्नोसिस ये कंफर्म नहीं करता है। कॉमन कॉज है ये इन्फेक्शन, यही सबसे कॉमन कारण है। और उसके बाद क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई। बच्चों में फीमेल्स में यूटीआई सबसे ज्यादा कॉमन है। एंटेरिक फीवर हो सकता है, जिसे टाइफाइड भी कहते हैं। टाइफाइड बाहर के खाने पीने खाने से, वाटर बॉर्न डिजीज है, वहां से होता है। टाइफाइड का आपने वैक्सीन नहीं ले रखा है तो होने के चांस ज्यादा है। वायरल में साइटोमेगालो वायरस और एप्स्टीन बार वायरस, ये दोनों वायरल डिजीज में पीयू प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे एसएलई है, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज हैं, इसमें भी हो सकता है। कावासाकी डिजीज है, इसमें भी फीवर हो सकता है, अच्छा कारण पता नहीं चले। कुछ मैलिग्नेंसीज है जो कि काफी रेयर कंडीशन है, लेकिन सीरियस कंडीशन है, जैसे ल्यूकेमिया। इसमें भी बच्चे का फीवर जाना बंद नहीं होता है। लिम्फोमा, ये सारे डेंजरस कंडीशन है, मैलिग्नेंसी कंडीशन है। इसमें भी फीवर आता है, परसिस्ट करता है, लंबे टाइम तक रहता है, कारण पता जल्दी चलता नहीं है। अब आप पूछेंगे इसमें डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो इसका एक स्टेप वाइज अप्रोच होता है। धीरे धीरे करके हम डायग्नोस की ओर जाते हैं। पहले बच्चे की, पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। कब से फीवर आ रहा है, ड्यूरेशन कब है, फीवर का पैटर्न क्या है, वेट लॉस वगैरह तो नहीं है, लंबी खांसी तो नहीं है। अगर लंबी खांसी है, ये सब है, वेट लॉस है, तो ट्यूबरक्लोसिस की ओर जाते हैं। यूरिन में कोई सिम्टम आ रहे हैं, जलन आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन है मिक्चुरेशन में, तो यूटीआई इसका क्लू होता है। ट्रेवल या कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, बच्चा कोई ऐसी जगह गया था जहाँ कोई पर्टिकुलर डिजीज फैला हुआ है, कोई पर्टिकुलर डिजीज हो रही है, हर जगह पर अलग अलग बीमारियां होती है। प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, उसके बाद पता चलता है कोई लिम्फ नोड तो इलाज नहीं है, लीवर स्प्लीन तो नहीं बढ़े हुए हैं, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। जॉइंट्स में स्वेलिंग है या नहीं है, ये सब जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग वगैरह है तो वो ऑटोइम्यून वाले डिसऑर्डर की ओर जाएंगे। ठीक है। और इसमें देखने वाली चीजें क्या होती है, तो जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन इसमें हम जो करेंगे वो होता है, सीबीसी करना चाहिए इसमें बच्चे का कंप्लीट ब्लड काउंट, वो देखते हैं कोई एनीमिया तो नहीं है, ईएसआर कैसा है, सीआरपी तो नहीं बढ़ा हुआ है। यूरिन का टेस्ट करेंगे, रूटीन गैम्सन कल्चर करेंगे। ब्लड का भी कल्चर भेजते हैं, ये देखने के लिए कोई इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है। चेस्ट का एक एक्सरे लेंगे, उसमें अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये सब है तो आने के चांस, पकड़ जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम उसमें करेंगे। कई बार अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी करते हैं। ठीक है। और कुछ होता है इंपॉर्टेंट टारगेटेड टेस्ट, जैसे मोन्टुक्स टेस्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, या फिर जैसा मैंने पहले बताया अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं एब्डोमेन के लिए, सीटी स्कैन कर सकते हैं। ये बॉडी में कहीं छुपा हुआ इन्फेक्शन है तो उन सब चीजों को हो सकता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे, जो सस्पेक्टेड मेलिग्नेंसी वगैरह को पकड़ने में हेल्प कर सकता है। अप्रोच इसमें क्या होगा, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल अप्रोच है, टेस्ट सब एक साथ नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। जैसा हिस्ट्री है, जैसा क्लिनिकल क्लू मिलेगा, उसके हिसाब से हमें ये धीरे देखना पड़ता है। तो सबसे पहले कॉज को रूल आउट करते चले जाते हैं। और अगर पीयू की बारे में बात कर रहे हैं तो टीबी और यूटीआई हमेशा माइंड में रहना चाहिए। ठीक है। और इससे अप्रोच में आगे बढ़ते हैं। आपको ट्रीटमेंट में जो हम लोग देते हैं यूजुअली, तो इसमें सबसे जो गड़बड़ चीज क्या होती है, ब्लाइंड एंटीबायोटिक को नहीं देना होता है कभी भी। ठीक है। अगर हमें कोई कारण मिल रहा है तो उससे रिलेटेड इलाज करके और आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी देंगे। अगर यूटीआई है तब उस समय हम प्रॉपर एंटीबायोटिक देंगे, जो कल्चर में आने पर जैसा एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी आई है वो देंगे। ऑटो इम्यून अगर डिसऑर्डर है तो उसमें क्या करेंगे, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी देंगे। और इसके अलावा क्या करेंगे, तो अगर बच्चे को बार बार फीवर आ रहा है तो उसमें रेड फ्लैग साइंस क्या है जो आपको इमीडिएटली अटेंशन लेने की जरूरत है। जैसे फीवर के साथ अगर बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, शाम के समय बुखार आ रही है या फिर पसीने आ रहे हैं, परसिस्टेंट कफ है, काफी लंबे टाइम तक खांसी रहा है, बच्चा बहुत लेथार्जिक या सुस्त रहता है, तो ये सारे रेड फ्लैग साइंस है। आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़े, तभी अर्ली इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट हो पाए। को समझना है अगर आसान चीज में, तो समझो पेशेंस, पैटर्न एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है। 70 to 80% केसेस में जो इन्फेक्शन ही होता है इसका कारण। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है, ये कोई ट्रीटमेंट क्राइटेरिया या ट्रीटमेंट गाइडलाइन नहीं है। मैं बस एक जनरल अवेयरनेस बता रहा हूँ कि फीवर कई बार डायग्नोस नहीं भी हो पाता है बहुत सारे टेस्ट के बाद भी, तो आपको उसमें डॉक्टर की सलाह को माननी है। जैसा वो गाइड करे, जैसा वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोले, वो आपको करना है, उसके साथ ही आगे बढ़ना है, तभी इस चीज का सोल्यूशन आ सकता है। एंड दिस टेक्स टाइम एंड पेशेंस आल्सो। तो नहीं था, ये बस एक जनरल आइडिया था आपको समझने के लिए कि आखिर रिकरेंट फीवर में पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन है क्या, फीवर जिसका कारण नहीं पता चल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नेडी पेरेंट के साथ शेयर करें जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जिन्हें ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो, ताकि वो फालतू के परेशान नहीं हो, सही अप्रोच लें, डॉक्टर के पास जाएं और फिर उस चीज से वो ठीक हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक